बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के बारे में है और एक्सपेरिमेंट का नाम है डिज़ाइन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एंड स्टडी इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन सा ट्रांजिस्टर लेंगे, उसके साथ कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से क्या मुराद है। सबसे पहले कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या चीज़ है, आप सारे जानते हैं। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, जो डीसी बाइसिंग है, उसके डिफरेंट वेज होते हैं। इनपुट कहाँ पे अप्लाई करनी है, आउटपुट कहाँ पे अप्लाई करनी है, और कौन सा टर्मिनल जो है वो इनपुट और आउटपुट के दरमियान शेयर होता है। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आप बेस पे इनपुट अप्लाई करते हैं, कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, और एमिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट के दरमियान कॉमन होता है। ये एम्पलीफायर है जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की जो एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है उसे आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कहते हैं। सो ये जो नेम है कॉमन एमिटर, तो एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसके का ये बेसिक कंसेप्ट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में कोर्स जो आपने पढ़ा है उसमें आपने ये जो है वो डिटेल में पढ़ा होगा। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर पे भी अप्लाई की जा सकती है और पीएनपी ट्रांजिस्टर पे भी अप्लाई की जाती है। लेकिन नॉर्मली जो है वो एनपीएन ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करके कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम भी अपने आज के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे दैट विल बी एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। सो ये आपका ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर की ये बेस है हमारे पास, ये कलेक्टर है और ये इसका एमिटर है। ठीक है, ये C1 और ये C2। C1 जो आपने बेस के साथ कनेक्ट किया है और C2 जो आपने कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया है। ये कपलिंग कैपेसिटर हैं जो डीसी को जो है वो मेंटेन रखने के लिए हैं। जो बाइसिंग है, डीसी बाइसिंग को कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। तो ये एसी को चूंकि आपको पता कैपेसिटर पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक, और ये जो एमीटर के साथ आपने कैपेसिटर लगाया है ये एमीटर को बाईपास करता है, एसी को बाईपास करता है, तो इसे हम एमीटर बाईपास कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है, और R1 R2 जो है ये बेस बाइसिंग के लिए है। यहाँ आप जो है टॉप पे VCC अप्लाई करते हैं, ये कलेक्टर बाइस है। ठीक है, और ये है आपकी आउटपुट, ये कलेक्टर से आपने जो है वो ग्राउंड के दरमियान जो है वो आउटपुट लेनी होती है। सो ये डायग्राम है, रफ डायग्राम है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी हैं वो आपको डीसी एनालिसिस करके, कैलकुलेशन करके जो है वो कैलकुलेट करनी होंगी, और वो जो कैलकुलेशन से आपके पास रिजल्ट आएंगे उनको आप जो है वो कनेक्ट कर देंगे ब्रेडबोर्ड पे, और उससे आप देखेंगे क्या आपका जो एम्पलीफायर है जिस तरह का आप चाहते हैं वैसा है या नहीं है, उसका वोल्टेज गेन कितना है और फ्रीक्वेंसी का क्या उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट है वोल्टेज गेन के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या हैं जी। सबसे पहले हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग में आप सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्टडी करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे, उसके गेन को ऑब्जर्व करेंगे कि उस पर क्या इम्पेक्ट आता है। ठीक है, आप देखेंगे लोअर और अपर लिमिट फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं। ठीक है, और बैंड विड्थ फाइंड करेंगे, वो क्या है। जब आप देखेंगे स्मूथ रीजन जो होता है जिसमें गेन जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, उस रीजन में जो फ्रीक्वेंसीज का बैंड बनेगा उसे हम बैंड विड्थ कहेंगे। ठीक, सो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके जो है हम इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। डिज़ाइनिंग पे आते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, आउटपुट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, तो मिड बैंड वोल्टेज गेन जो है वो एटलीस्ट 50 होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। वोल्टेज गेन जो है बैंड के मिड में अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन इसकी वैल्यू जो है 50 होनी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है,
रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज स्विंग जो है वो 10 वोल्ट की रेंज में होनी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू जो है। और ट्रांजिस्टर आपने कैसे सिलेक्ट करना है, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है किस ट्रांजिस्टर को। तो डाटा शीट मिलती है हर ट्रांजिस्टर की, डाटा शीट से किन करंट्स पे, किन वोल्टेजेस पे और किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे उस ट्रांजिस्टर को आप ऑपरेट करते हैं वो अवेलेबल होता है। तो ट्रांजिस्टर जो हमने चूज़ किया है NPN ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है C1383, ठीक है। C1383 क्यों चूज़ किया है, ये एक जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है जिसका बीटा जो है वो 50 से 200 के दरमियान जो है वो वेरी करता है। तो हमने जो टारगेट रखा है वोल्टेज गेन का वो 50 है, सो ये उससे वेल अबव 50 जो है वो आपको वोल्टेज गेन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन जो है उसके लिए रिलेशनशिप आप ये यूज़ करते हैं, AV इज इक्वल टू बीटा RL लोड रजिस्टर जो आपने लोड के साथ कनेक्ट की है, जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हैं, और इनपुट रजिस्टर, ठीक है। वर्स्ट केस में द सिंपलेस्ट अगर आप देखना चाहें तो अगर आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस को बराबर कर दें तो वोल्टेज गेन AV जो है वो बीटा के बराबर आ जाएगा। बाइसिंग कंडीशन, सो VCC के बारे में जो है वो क्या है, VCC टेकन 20% मोर देन द रिक्वायर्ड आउटपुट स्विंग। तो रिक्वायर्ड आउटपुट स्विंग आपने कितनी ली है, आपने कहा है कि वो 10 वोल्ट होनी चाहिए, तो VCC आप उससे 20% ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बनेगी 12 वोल्ट। तो VCC कितनी रखनी है हमने, 12 वोल्ट। IC कलेक्टर करंट, ये DC पैरामीटर्स हैं सारे इसके, ठीक है। कलेक्टर करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। सो ये रखेंगे तो बीटा की वैल्यू जो है वो 100 के करीब जो है वो डाटा शीट के मुताबिक आ जाएगी। RE एमीटर के साथ जो आपने रजिस्टर कनेक्ट किया है उसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं, ये सारी आपने 4 रजिस्टर बाइस जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा उसमें मौजूद हैं ये सारी इक्वेशंस, ठीक है। IC इज इक्वल टू आई तकरीबन 1 मिली एम्पेयर लेना है, ठीक है। और VRE अराउंड 10% ऑफ VCC होना चाहिए, तो ये VRE इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तकरीबन जो आपके पास VCC है वो 12 के करीब है, तो उसका 10% तकरीबन 1 वोल्ट बनता है। सो उसी को यूज़ करके RE आपने फाइंड आउट किया है, VE और IE। VE 1 वोल्ट और 1 मिली एम्पेयर। सो एमीटर के अक्रॉस जो आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है दैट इज 1 किलो ओम। एमीटर के अक्रॉस जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो दैट शुड बी ऑफ द रेंज ऑफ 1 किलो ओम, ठीक है। RC कलेक्टर के अक्रॉस आपने जो रजिस्टर कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू आप कितनी लेंगे, उसके लिए ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, VCC माइनस VCE माइनस VBE, ठीक है। ये DC वोल्टेजेस आप मेजर कर लेंगे और इसको जो है वो IC से डिवाइड कर देंगे। IC का रिलेशन आप पहले IE के तकरीबन बराबर 1 मिली एम्पेयर के करीब, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, 10 माइनस 5, ठीक है, माइनस 0.5 और 0.90, ठीक है। सो इससे आपके पास RC की वैल्यू आ जाएगी 4.7 किलो ओम। सो ये सारी डिज़ाइनिंग है। इसी तरह R1 और R2 बेस बाइस रजिस्टर्स हैं, ये इनकी वैल्यू भी आप सिंपल कैलकुलेशन से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये सारी वेल नोन रिलेशनशिप्स हैं आपके पास। सो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो बताई गई हैं, अज्यूमिंग दैट करंट थ्रो R1 इज इक्वल टू 20 IB एंड R2 इज इक्वल टू 19 IB, ठीक है, फॉर स्टेबल वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2 इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बेस करंट, ठीक है। सो VR2 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप VBE प्लस VRE, ठीक है। VBE प्लस VRE वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। सो ये आपके पास बनता है VB 1.7 वोल्ट के, तो VCC माइनस 1.7 ओवर 20 IB करके आपने R1 कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे VB 2 के करीब बनता है, 1.7 है, 2 के करीब बनता है, तो आपने 2 यूज़ करके R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ 20 किलो ओम। सो R1 आपने लेनी है 100 किलो ओम और R2 आपने लेनी है 20 किलो ओम, ठीक।
इन इक्वेशंस की बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप इसको तफसील से पढ़िएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ जाएगी। लास्ट में हमारे पास हैं कैपेसिटर्स। सो कपलिंग कैपेसिटर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सो कपलिंग कैपेसिटर पर भी लिमिट है कि कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। सो उसकी रिएक्टेंस पे उसने लिमिट लगाई है, XC1 इज लेस आर इक्वल टू आर इनपुट डिवाइडेड बाय 10। और आर इनपुट जो है वो किस चीज़ के बराबर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का। ठीक है, सो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लें, उसको 10 से डिवाइड कर दें, उससे आपके पास XC आ जाएगा, या R इन या XC आ गया। XC अगर आपके पास आएगा तो उससे आप कैपेसिटेंस जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, से फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल ये 1 किलो हर्ट्ज पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1 किलो हर्ट्ज पुट कर दिया, और R इन जो है उसकी वैल्यू आपने ये पुट कर दी। सो इस तरह आपके पास कपलिंग कैपेसिटर C1 और C2 आमतौर पे बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं मीटर बाईपास कैपेसिटर के लिए। सो उसकी कैलकुलेशन अगर आप देखें, RE डिवाइडेड बाय 10 के बराबर होनी चाहिए रिएक्टेंस इसकी। ठीक है, फॉर प्रॉपर बायसिंग। सो CE की वैल्यू जो है वो तकरीबन 2 माइक्रोफैरड के बराबर बनेगी। ठीक है, ओके। ये AC को ग्राउंड करने के लिए है एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो ये तकरीबन हमारी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। जो जो कंपोनेंट्स कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें चाहिए थे उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये अब हमने जो सर्किट ड्रा किया है उसमें वो सारे कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो लोड रजिस्टर मैंने लगाया है इस पर आप सूटेबल वैल्यू ले सकते हैं, सूटेबली हायर वैल्यू, लाइक मैंने 33 किलो की रेजिस्टेंस जो है किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है इधर। ठीक है, सो ये C1 और C2 देखें 0.1 हमने पुट कर दिए, RC जो है 4.7 किलो ओम, R1 100 किलो ओम, R2 20 किलो ओम, और RE 1 किलो ओम। ठीक है, और ये CE जो है ये 2 माइक्रो फैरड के बराबर है। सो इसी सर्किट को आपने ब्रेड बोर्ड पे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो ये हमने सर्किट जो है वो कनेक्ट किया है, वही हमारा ट्रांजिस्टर है C1383। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ये पहली, अगर फ्लैट साइड अपनी तरफ करके देखें तो ये एमीटर है, ये सेंट्रल जो है ये कलेक्टर है, और ये इसकी बेस है। 3 टर्मिनल में एमीटर, कलेक्टर और बेस। डिफरेंट ट्रांजिस्टर में ये ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, एमीटर बेस कलेक्टर भी हो सकता है। सो इस केस में क्या है, एमीटर कलेक्टर और बेस। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैंने आपके सामने ये डिज़ाइनिंग भी रखी है, इसको भी जहन में रखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जहन में रखने की हैं। ये लाइन जो है ये हमारी AC इनपुट है, ये सिग्नल जनरेटर से ले रहे हैं। ये इसकी अपर लाइन जो है, अपर रेल जो है ये आपकी पॉजिटिव वोल्टेज है, और ये लोअर जो है ये इसका दूसरा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये जो दो वायर्स हैं बेसिकली यहाँ से डिसकंटिन्यूटी है, ये इन दोनों साइड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए सिंपली। ठीक है, सो ये वो जगह है जहाँ से आपने इनपुट सिग्नल को लेना है। सो एक प्रोब जो है फिक्स इनपुट सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस एंड पे। ये आपका ट्रांजिस्टर है जी, ये देखें, ये आपका एमीटर है, कलेक्टर है दिस वन। ये कलेक्टर के साथ 2 रेजिस्टेंसेस मैंने लगाए हैं। बेसिकली ये इसलिए लगाए हैं कि मैं 4.7 जो है वो किलो ओम रिक्वायर्ड थी। तो मेरे पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस थी वो एक 3.7 किलो ओम की थी और एक 10 किलो ओम की थी, और 1 किलो ओम की थी। सो मैंने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया, तो ये टोटल जो है आपके पास कितना बन जाएगा, 3.7 प्लस 1 किलो ओम। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा 4.7। तो अगर आपके पास डायरेक्ट 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल हो VCC देने के लिए, तो आप सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें लोअर साइड पे हमने DC इनपुट अप्लाई की है। ये जो अपर लाइन है, मेरा कर्सर देखें, ये सारी की सारी प्लस VCC है, और लोअर लाइन सारी की सारी ग्राउंड है। ठीक है, ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया क्योंकि ये जगह जो है ये डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी जो अपर लाइन है ये प्लस VCC है, और लोअर लाइन सारी की सारी ग्राउंड है।
ठीक है। अच्छा, कलेक्टर के साथ ये 0.1 माइक्रो फैरड का ये कैपेसिटर लगाया है मैंने, और ये 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है लोड रेजिस्टेंस के तौर पे, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर दिया है। सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो बेसिकली हम आउटपुट लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं आउटपुट पे, तो ये आप इस रेजिस्टेंस को प्लग कर लें, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ओपन सर्किट हो जाएगा, तो भी आप स्मूथ आउटपुट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए बेस पे। ये राइट मोस्ट टर्मिनल जो है ये हमारा बेस है। ये देखें, बेस को हमने जो है वो वाइट वायर के साथ ये कैपेसिटर लगाया है, इसका 0.1 माइक्रोफैरड, और इसको एसी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया है यहाँ से, पॉजिटिव एसी सिग्नल। ये देखें कैपेसिटर की दूसरी, अगर आप जो है वो टर्मिनल देखें तो अपर लाइन के अंदर हमने इंसर्ट किया है। सो ये बेस को बाइसिंग कर रहा है थ्रू कपलिंग कैपेसिटर C1 जो आपका था, इनपुट सिग्नल आया है यहाँ से आपके पास थ्रू दिस कैपेसिटर। सो यहाँ से आपका आउटपुट इनपुट सिग्नल जो है वो आया है, और ये C2 है, यहाँ से आपने आउटपुट सिग्नल लेना है, ठीक है। ये मीटर को आपने ग्राउंड किया है थ्रू रजिस्टर। अभी इसके साथ जो है वो RE कनेक्ट नहीं किया, CE कनेक्ट नहीं किया, तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर CE भी इसके साथ जो है वो आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये नज़र आए सर्किट, तो इसमें ये वाला कैपेसिटर जो है, ये वाला CE जो है वो कनेक्टेड है, ठीक, इसमें ये CE है, ठीक है, ओके। सो ये सारी की सारी वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरह हमने कैलकुलेट की हैं। ये आपका जो है वो देखें, ये R2 है, ये 20 किलो है, ठीक है, ये आपका R2 है, और ये देखें, ये बेस को आपने ग्राउंड जब किया है तो मैंने दो रजिस्टर आपस में कनेक्ट किए हैं। बेसिकली ये दोनों 10-10 किलो ओम के रजिस्टर हैं। आपको 20 किलो ओम चाहिए था, तो मेरे पास 20 किलो ओम की सिंगल रजिस्टर जो है अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। और ये देखें, ये क्या किया, ये ग्राउंड के लिए है, बेस को ग्राउंड करने के लिए। ये दोनों क्या है, बेस को ग्राउंड करने के लिए, और ये बेस को VCC प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, बेस बायस प्रोवाइड करने के, ठीक हो गया जी। ये आपका हो गया R1, ठीक है, और ये आपका हो गया R2, ठीक है। R2 20 किलो हम, और R1 ये 100 किलो का हो गया जी हमारा, ठीक है। तो ये पूरी सर्किट की डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ सर्किट डायग्राम में आपको शो हो रहा है। कंप्लीट सेटअप ये आप देख सकते हैं जी। ये सिग्नल जनरेटर से एसी सिग्नल आएगा, ये आपकी इस लाइन में कनेक्ट है। ये आपकी डीसी पावर सप्लाई है, यहाँ से आप 10 या 12 वोल्ट लेते हैं, सो वो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। सो दो प्रोब्स इस्तेमाल की हैं। ये अपर चैनल 2 जो है ये हमारा इनपुट सिग्नल दिखाता है, ये ऑसिलोस्कोप में अगर आप देखें तो, और चैनल 1 जो है उसको आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है कलेक्टर के साथ, ठीक है। परमानेंट ग्राउंड कर दिया है, इसलिए उसका ग्राउंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये लो फ्रीक्वेंसी पे ये देखें, सिग्नल जनरेटर को आपने X1 पे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से इसमें जो है वो डिफरेंट रेंजेस मौजूद हैं, ठीक है। ऑसिलोस्कोप में जो वोल्टेज वाले नॉब हैं ये सारे 1 पे सेट किए हैं, टाइम वाली नॉब जो है ये 1 मिली सेकेंड पर आपने सेट की है, ठीक है। सो दोनों जो प्रोब्स हैं ऑसिलोस्कोप की, चैनल 1 के लिए भी और चैनल 2 के लिए भी, वो परमानेंटली आपने इंसर्ट कर दी हैं। एक्सपेरिमेंटली आपने हर चीज़ सेट कर ली है। सो ये आपके पास उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे वर्क करेगा, उसके लिए ये एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो आपके पास मौजूद है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह की आउटपुट आ रही है, इन्वर्टिंग है नहीं है, वोल्टेज इनपुट कम है या ज़्यादा है, ऑसिलोस्कोप को आपने कैसे सेट किया है, और जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, ठीक है। सो ये पहले आप ये पूरा सेटअप देख लें, ठीक है, किस तरह से आपने वायर्स जो है वो कनेक्ट की हैं, ठीक है। ये वही हमारा सर्किट है, राइट।
तो इसमें हर चीज़ आपने देखा, पहले आपके पास डीसी पावर सप्लाई है, फिर आपने उसके साथ किस चीज़ को रखा है, ऑडियो जनरेटर को रखा है जो आपको एसी सिग्नल प्रोवाइड करेगा। देन ऑसिलोस्कोप है जो हमारी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को डिस्प्ले कर रही है, जिससे हम मेजरमेंट करेंगे। अब आप देखिएगा, अब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे डिफरेंट, फिर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे आप देखें आउटपुट का साइज जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, स्लोली अगर आप उसको गौर से ऑब्जर्व करें, उसका एनालिसिस करें, आपने हर पॉइंट पे इनपुट भी लेनी है, आउटपुट भी लेनी है, और आपने वोल्टेज गेन फाइंड करना है वी आउट ओवर वी इन करके। आप देखें इनपुट और आउटपुट में 180 का फेज डिफरेंस है, क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये आपने x10 पे रख के जो है वो कैलकुलेशन की थी, अब इसको आप वापस 10 पे ले जाएं और यहाँ से जो है इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, अब दोबारा से आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली आउटपुट वोल्टेज जो है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, इनिशियली आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी ये कांस्टेंट हो जाएगा, और फाइनली एक स्टेज आएगी कि आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड जो है छोटा होता जाएगा। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो तब आप ये देखेंगे कि क्लियर आपको साइनोसॉइडल वेव नज़र नहीं आती, बल्कि बैंड की फॉर्म में जो है वो आपको वेव नज़र आती है। यानी फ्रीक्वेंसी जब बहुत बढ़ जाती है तो वेव इन द फॉर्म ऑफ बैंड हमें नज़र आती है। ठीक है, सो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। सो फाइनली आप देखें आउटपुट वोल्टेज पहले से काफ़ी कम हो गई है, तो इसका मतलब है वोल्टेज गेन जो आप निकालेंगे वो ग्रेजुअली अब कम होना शुरू हो गया। अब आप जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा इसमें आपको रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो नज़र आएगा। ये देखिए, ये गेन आपका रैपिडली जो है। ठीक है, सो ये मैंने जो है वो इस मेन बटन को जो है वो वन स्टेप आगे किया है। ठीक है, ताकि डायरेक्ट हम एनालिसिस कर सकें कि कोई फ़र्क है या नहीं है। तो इन दोनों में अगर आप देखें, सो ये आपने X1 के ऊपर लिए रखा है इस बटन को, और यहाँ पे आपने इस बटन को जो है वो X10 पे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लायर यूज़ किया आपने। सो यहाँ पे देखें आप आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कम है, इसमें अगर आप देखें तो आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनिशियली आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो पहले आपका वोल्टेज गेन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे देखें आप ये एक बड़ी रेंज के लिए आपने X100 पे इसको ले आए हैं, ये हमारी आउटपुट है, और ये X जो है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लायर यूज़ किया, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप देखें आगे दोबारा कम हुआ है। ठीक है, ऊपर वाली जो आपके पास आउटपुट है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और इस केस में जिसमें मल्टीप्लायर 1000 है, इसको अगर आप देखें तो 100, हाँ जी 1000 है, तो इसमें एम्पलीट्यूड दोबारा से कम होना शुरू हो गया, और फाइनली अगर आप देखें तो ये 10000 मल्टीप्लायर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो और भी ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है हमारी आउटपुट के ऊपर। ठीक है, जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। तो आपने एक्सपेरिमेंटली करना यही है कि पहले ये सेटअप लगाना है, फिर आपने देखना है कि एम्पलीफायर बना या नहीं। सो क्लियरली नज़र आ रहा था इनिशियली कि इनपुट जो है वो स्मॉलर है, आउटपुट जो है वो लार्जर है, इसका मतलब एम्पलीफिकेशन हुई है। आप उसका वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को एनालाइज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो आपने कपलिंग कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं और जो आपने एमीटर बाईपास कैपेसिटर जो कनेक्ट किया है, इनसे गहरा ताल्लुक है। ठीक है, सो फाइनली आप एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है उसका फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो आपका वोल्टेज गेन होगा वो डेसिबल्स में आप लेंगे, तो कुछ इस किस्म का जो है वो आपके पास ग्राफ आएगा। जब आप बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं तो इनिशियली वोल्टेज गेन जो है वो कम होगा। हमारे केस में इतना स्मॉल वैल्यू से तो नहीं शुरू होगा, लेकिन इनिशियली इस तरह की वेरिएशन आपको स्टार्ट में ज़रूर मिलेगी। ये तकरीबन ए मिड डिवाइडेड बाय, ये मिड पॉइंट है आपका, यहाँ से ये मैक्सिमम जो जितने भी ये रीजन आया है इसमें ए मिड से इसको रिप्रेजेंट किया है। इसको अगर स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दें,
या तकरीबन इसको मैक्सिमम वैल्यू से 3 डेसिबल नीचे ले आए, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है? और लाइन ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये ग्राफ के ऊपर आपने सारा काम करना होता है, ठीक है? सो इन दोनों लाइन्स के दरमियान ये जो फासला बनेगा ये आपकी बैंडविड्थ बनेगी, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्यों फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट है आपकी वोल्टेज गेन के ऊपर। लो फ्रीक्वेंसी पे आप जो एक्सटर्नली कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं उनकी रिएक्टेंस चेंज होती है फ्रीक्वेंसी चेंज होने से। इनिशियली ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो उनकी रिएक्टेंस जो है वो कम होती जाती है, ठीक है? सफिशेंटली लो फ्रीक्वेंसी रेंज को आप क्रॉस करके जब आप मिडिल फ्रीक्वेंसी रीजन में आते हैं तो एक्सटर्नल कैपेसिटर का रोल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, वो एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जब आप जाते हैं तो वर्चुअल जो कैपेसिटर होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है, इसके जंक्शंस जो हैं वो एज ए कैपेसिटर एक्ट करते हैं, ठीक है। बेस एक टर्मिनल के तौर पे एक्ट करता है कैपेसिटर का, और एमीटर दूसरा। इसके दरमियान जो डिप्लेशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करती है। लेकिन ये कैपेसिटर जो वर्चुअल कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके एक्टिवेट होते हैं, उससे पहले इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल जो है वो नहीं होता। तो इनकी रिएक्टेंस जो है वो बढ़ती है फिर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे जब हम जाते हैं, तो इनकी रिएक्टेंस बढ़ने से हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होती है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके वोल्टेज गेन दोबारा जो है वो डिक्रीज करता है। इनिशियली इंक्रीज क्यों करता है कि एक्सटर्नली जो हमने कपलिंग कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से उनकी रिएक्टेंस कम होती है और वोल्टेज गेन बढ़ता है, ठीक है। और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके जो इंटरनल कैपेसिटर्स हैं ट्रांजिस्टर के, वर्चुअल कैपेसिटर्स जिन्हें हम कहेंगे, इनकी जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ती है। इनकी रिएक्टेंस के बढ़ने की वजह से हमारा वोल्टेज गेन जो है वो दोबारा डिक्रीज होता है। तो इस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का हमें नजर आएगा जब हम वैल्यूज को लेके ग्राफिकली उनको जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। सो ये तकरीबन 3 डेसिबल बनेगा, राइट। सो ये तकरीबन 3 डेसिबल बनेगा हमारे पास। या आप इसको मैथमेटिकली भी जैसे प्रीवियस ग्राफ में हमने शो किया था कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एफ एच माइनस एफ एल जो है ये आपके पास जो है क्या बनेगा आपका, एफ एच माइनस एफ एल जो है वो बैंड विड्थ बी डब्ल्यू जिसको हमने लिखा है, ठीक है। सो फाइनली आपने फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन का जो है वो ग्राफ बनाना है। उसमें आपने तकरीबन मैक्सिमम से 3 डेसिबल नीचे एक लाइन ड्रा करनी है, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करेंगे। उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के दरमियान फ्रीक्वेंसी का जितना डिफरेंस होगा वो हमारे ट्रांजिस्टर की वर्किंग फ्रीक्वेंसी या मिड रेंज फ्रीक्वेंसी होगी, जहाँ पे उसका वोल्टेज गेन जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यहीं से हम वोल्टेज गेन जो होगा उसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारी इस डिज़ाइनिंग की कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन है, ठीक है जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। यही हमारा एक्सपेरिमेंट था आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।